देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 14 किताबों के बारे में बताऊंगा और ये वो 14 किताबें हैं जिनके बारे में मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने इन किताबों को पहले ही पढ़ लिया होता तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई ही नहीं होती। अगर 300 या 400 चीजों को छोड़ दें तो जितनी भी चीजें आप इन 14 किताबों को पढ़कर सीखेंगे वो सारी चीजें वक्त आपको वैसे ही सिखा देगा। पर देखिए, वक्त के सिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए 3 तरह की किताबें होती हैं। सबसे ज्यादा किताबें होती हैं पहले टाइप की 99%, और ये किताबें हाथ तापने के लिए बेहतरीन होती हैं। दूसरी तरह की जो किताबें होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। ये यूजफुल तो होती हैं पर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती। इन तरह की किताबों को पढ़ने का केवल एक तरीका होता है कि इन किताबों की समरी पढ़ ली जाए। तीसरी तरह की किताबें, और ये सबसे कम होती हैं 0.0001%, और ये वो किताबें होती हैं जिनको बार 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 पढ़ना चाहिए। अब ये जो तीसरी तरह की किताबें हैं, अगर आपने इन किताबों को एक बार पढ़ा तो यानी आपने इन किताबों को नहीं पढ़ा। किसी भी किताब को, और अच्छी किताब को, कम से कम 8 बार पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो किताब है वो आपके खून में उतर के आ जाती है, यानी फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी थिंकिंग ही वैसी हो जाती है। चौथी चीज, आपकी जिंदगी में कम से कम आपका एक बार इंटरव्यू जरूर होगा, और इंटरव्यू में 4 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी हॉबीज, तीसरी आपकी स्ट्रेंथ्स, और चौथी आपकी वीकनेसेस। अब देखिए, आमतौर पर होता यह है कि जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स 2 चीजें बताते हैं। पहली होती है लिसनिंग टू म्यूजिक, और दूसरी होती है रीडिंग बुक्स। फिर इंटरव्यूअर पूछता है, अच्छा आपने क्या किताबें पढ़ी हैं बताइए। और ज्यादातर कैंडिडेट्स 3, 4 या 5 किताबों से ज्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स कोर्स के बाहर की कोई भी चीज हो पढ़ते ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि यार तुमने कुल मिला के 4 किताबें पढ़ी हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारी हॉबी रीडिंग है, तुम गाने भी नहीं सुनते होगे। एक चीज और भी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं कोर्स के बाहर वो किस्से कहानियों की किताबें बता देते हैं। देखिए, कभी भी इंटरव्यू हो, कभी भी किस्से कहानियों की किताबों का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा वो किताबें बताना चाहिए जिन्हें सुनकर इंटरव्यूअर को यह समझ में आए कि यह बंदा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है। पर इसके साथ ही ये चीज भी समझ लीजिए कि आपको यू कैन विन भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वो किताब पढ़ी ही होती है, और अगर नहीं भी पढ़ी होती है तो भी वो नाम तो ले ही देते हैं। इसलिए अगर आपने ये किताब पढ़ी भी है तो भी मत बताइए। अब जब आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप बताइए रीडिंग, और जब पूछा जाए कि क्या पढ़ते हो, तो अगर आप इन 14 किताबों का नाम ले देंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे। और अगर आपने इन 14 किताबों को 8 बार पढ़ा है तो आप ज्यादा पैकेज मांग पाएंगे। इस चीज को भी समझ लीजिए कि इन 14 किताबों को पढ़ने का फायदा यह है कि इन 14 किताबों को पढ़ने के बाद आप अपनी बाकी की जिंदगी में किसी भी किताब को उठाएंगे, 3, 4 या 5 पेज पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इस किताब को पढ़ना है कि इससे हाथ तापना चाहिए। 2 सावधानियां और जो आपको बरतना चाहिए। पहली चीज तो ये कि इन किताबों की पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, पर आप पीडीएफ से मत पढ़ना, आप हार्ड कॉपी से पढ़ना। दूसरी चीज, क्योंकि ये 14 की 14 बेहतरीन किताबें हैं, इनका हर भाषा में अनुवाद हुआ है, पर आप इन किताबों को इंग्लिश में ही पढ़ना। इन 14 किताबों को और हर किताब को 8 बार पढ़ चुकने के बाद आपकी वोकेबलरी और आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी शानदार हो जाएगी। ठीक है,
शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई। बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब के अंदर 7 फंडामेंटल टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। आपको 6 तरीके मालूम चलेंगे जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इसी किताब में आपको 12 तरीके वो मालूम चलेंगे जिसके जरिए आप लोगों से अपनी बात मनवा सकेंगे और 7 टेक्निक्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो लोग आपको अपना लीडर मान लेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब है नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच। अब इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो किताब है ये पूरे 20 साल के अंदर लिखी गई है। इस किताब को लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने क्या किया कि अपने समय के जो 500 लोग जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमन, इन जैसे लोगों से मिला और उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आप लोगों ने क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करे जिन वजह से आप आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और उन इंटरव्यूज के आधार पर नेपोलियन हिल ने 13 प्रिंसिपल्स बनाए और ये 13 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं इन्हें कोई भी फॉलो करे वो जरूर सफल हो जाएगा। इस चीज को भी समझ लीजिए कि मार्केट में जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की किताबें आती हैं वो सभी इन्हीं 13 प्रिंसिपल्स के बारे में ही बात करती हैं तोड़ मरोड़ के। यानी अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो बाकी की जितनी भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और सेल्फ हेल्प की किताबें हैं सबके सामने आप राइट लगा देना। इसी किताब के अंदर नेपोलियन हिल ने वो 30 वजहें बताई हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति असफल हो जाता है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खासियत है इस किताब की, इस किताब में नेपोलियन ने 6 स्टेप्स फॉर्मूला दिया है, 6 स्टेप फॉर्मूला, जिसे आप फॉलो कर लो तो आप जितने पैसे कमाना चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। तीसरी किताब है लॉज ऑफ सक्सेस और यह भी नेपोलियन हिल के द्वारा ही लिखी गई है। अब नेपोलियन हिल साहब जो थे, जो सभी मोटिवेशनल ऑथर्स और राइटर्स के गुरु हैं, उनके भी गुरु थे एंड्रू कार्नेगी। वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा कि यार तुमने किताब तो ऐसी लिखी है कि बस इसके अंदर केवल अमीर कैसे बनते हैं ये समझ में आ रहा है, लाइफ, फैमिली और रिलेशनशिप के बारे में तो तुमने कुछ लिखा नहीं। तो फिर नेपोलियन हिल साहब ने लॉज ऑफ सक्सेस लिखी और इस इच्छा से लिखी कि यह किताब स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाए। अब इस किताब के अंदर यह चीज भी बताई गई है कि केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ नहीं होता है। सही स्ट्रेटेजी बनाकर पूरी ताकत के साथ जब तक मेहनत नहीं की जाए आप सफल नहीं हो सकते। अब इस चीज को भी समझ लीजिए कि वो ऑथर्स जो केवल पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं। इसलिए चलते हैं क्योंकि लोगों को लगता है भाई खाली पॉजिटिव एटीट्यूड रख लो सब हो जाएगा। पर आप खुद सोचो कि केवल पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से क्या आप IAS का एग्जाम निकाल लोगे? केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से SSC भी नहीं निकलेगा। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपने वो देखा होगा एग्जाम्पल, गिलास आधा भरा कि आधा खाली। अगर गिलास पहले पूरा भरा हुआ था और आधा पानी गिरा दिया तो गिलास आधा खाली, और अगर गिलास पहले पूरा खाली था और उसके अंदर आधा पानी भर दिया तो गिलास आधा भरा। एक एग्जाम्पल और सुना था मैंने किसी पॉजिटिव क्लास में। बोले एक आदमी 10वीं मंजिल से गिर गया। जब वो 6ठे मंजिल से गुजर रहा था तो एक ने पूछा भाई कैसे हो? तो वो आदमी जो अब बिल्कुल गिरने ही वाला है उसने बोला कि अब तक तो ठीक ही हूं। इस एग्जाम्पल से यह साबित नहीं होता कि वो आदमी जो गिर रहा था उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था। उससे यह समझ में आता है कि वो आदमी बेवकूफ था। चौथी किताब है शॉन कवी के द्वारा लिखी गई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। अब देखिए असली किताब तो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवी के द्वारा लिखी गई। पर
असल में वो एक पीएचडी है, एक रिसर्च है, और इसलिए वो उसी तरह की भाषा में लिखी गई है, पढ़ने में कठिन है। और इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, क्योंकि वो आसान भाषा में है। दूसरी चीज, इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं और बहुत आराम से समझ में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। एक फायदा यह भी है कि आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि जो प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं उनको आप अपनी जिंदगी में किस तरह से अपना सकते हैं। 5वीं किताब है जेम्स एलन के द्वारा लिखी गई एज अ मैन थिंकेथ। अब इस किताब का प्रिंसिपल यह है कि इंसान जो है वो माली है और इंसान का जो दिमाग है वो बगीचा। अगर गार्डन की सही तरह से देखभाल नहीं की जाए, उसके अंदर अच्छे बीजे नहीं बोए जाएं, तो अपने आप ही खरपतवार उग जाएगी। तो इस किताब के अंदर उन्होंने समझाया है कि हम किस तरह से अपनी थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि पॉजिटिव थॉट्स तो अंदर आएं, पर नेगेटिव थॉट्स कुछ भी करके अंदर नहीं आ पाए। और उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है इस चीज का। दूसरी चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड होने का मतलब क्या होता है, यह आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा इस किताब को पढ़ के। 6ठी किताब है जिग जिगलर के द्वारा लिखी गई सी यू एट द टॉप। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किताब के अंदर जिग जिगलर ने स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है कि सबसे पहले आप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो और फिर ये करो, और आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। और इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर यह भी बताया हुआ है कि बुरी आदत को किस तरह से छोड़ना है और अच्छी आदत को किस तरह से पकड़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये इस किताब को पढ़ने का सबसे अच्छा समय है। 7वीं किताब है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड। अब इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब क्यों होते चले जाते हैं। आपको यह भी समझ में आएगा कि किसी भी काम को करने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को सीखने के लिए करना चाहिए। तीसरी चीज, इस किताब को पढ़ के आपको यह समझ में आ जाएगा कि पैसे का इस्तेमाल असल में करना किस तरह से चाहिए। 8वीं किताब है जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन के द्वारा कंपाइल की गई चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज। अब ये एक पूरी सीरीज है, 240 किताबें हैं इसकी। किताबों की पूरी लिस्ट विकिपीडिया पर देखी जा सकती है। अब इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि असल में ये लोगों के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ लीजिए चिकन सूप फॉर स्टूडेंट सोल। अगर आप टीनेजर हैं तो पढ़ लीजिए चिकन सूप फॉर टीनेजर सोल। अगर आप टीचर हैं तो पढ़ लीजिए चिकन सूप फॉर टीचर्स सोल। अब इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज हैं। वह किसी भी कहानी को पढ़ने में अधिक से अधिक 10 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। क्योंकि साधारण लोगों ने लिखा है इसलिए इसके अंदर महानता वाली कोई बातें नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट अप्रोच वाली बातें हैं। दूसरा फायदा यह है कि इस किताब के अंदर कलोक्यूअल इंग्लिश लिखी गई है, यानी बोलचाल की भाषा। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि चाइना के अंदर इंग्लिश सिखाने के लिए चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज का इस्तेमाल होता है। वहां पर इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता और चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इससे इंग्लिश सीखने की गति बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। 9वीं किताब है रिचर्ड कॉश के द्वारा लिखी गई द 80-20 प्रिंसिपल। पूरी दुनिया में आप कुछ भी चीज उठा लो, कहीं पर भी चले जाओ, 80-20 प्रिंसिपल रहता है। 80% लोगों के पास दुनिया की 20% दौलत है और बाकी के 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत है। क्वेश्चन पेपर उठा लो, 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस में से आते हैं और 20% क्वेश्चंस 80% सिलेबस से आते हैं। कोई सा भी एग्जाम होगा, 80% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने के चांसेस 20% हैं और
20% कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होने के चांसेस 80% है। अगर आपको 80% इंग्लिश सीखना है तो आप 20% इंग्लिश सीख लीजिए। आप 20% में क्या सीखेंगे? मॉडल्स और प्रीपोजिशंस, ये दो चीजें सीख लीजिए, 80% इंग्लिश हो जाएगी। इसको फिर से सुन लेना। दूसरी चीज, इस किताब को पढ़ के आपको यह समझ में आ जाएगा कि वो 20% काम कौन से हैं जिनका आउटपुट 80% है, और इसीलिए उन 20% कामों पे आपको अपना 80% फोकस देना है। इस किताब को पढ़ चुकने के बाद आपके पास जिंदगी में कभी भी समय की कमी नहीं रहेगी। 10वीं किताब है जैक कैनफील्ड के द्वारा लिखी गई हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। अब इस किताब को पढ़ने का एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान यह है कि इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको पहले से ही नहीं मालूम थी। फायदा यह होगा कि आप अपने आप से सवाल कर पाएंगे कि जब मुझे यह सब कुछ मालूम था तो फिर मैंने ये किया क्यों नहीं। 11वीं किताब है लियो बाबाऊता के द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ लेस। इस किताब को पढ़ के आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इस किताब के अंदर समझाया गया है कि आप अपने समय और पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर आज आपकी पहली सैलरी आई है तो आज इस किताब को पढ़ने का सबसे सही समय है। 12वीं किताब है जॉन मेडिना के द्वारा लिखी गई ब्रेन रूल्स। इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दिमाग असल में किस तरह से काम करता है। आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए और आपको कितना सोना चाहिए। स्ट्रेस से किस तरह से निपटा जाए, अपना कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ाया जाए, अपनी मेमोरी को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, और वो सभी एक्टिविटीज जो आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा तेज कर देंगी। 13वीं किताब है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब को पढ़कर आप में दुनियादारी की समझ आ जाएगी। देखिए, दुनिया में 80% लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, हर तरह से आपकी मदद करेंगे, पर 20% लोग जो होते हैं ये खराब होते हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लगातार कोशिश करेंगे, यानी भले ही आपको नुकसान पहुंचा के इनको कोई फायदा नहीं होता हो तब भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी परेशानी की चीज जो है वो ये कि इन लोगों को पहचाना नहीं जा सकता, और ये लोग तब पहचान में आते हैं जब ये लोग हमारा ऑलरेडी नुकसान कर चुके होते हैं। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए 48 लॉज ऑफ पावर, एक एक लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस किताब के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और यह भी कि ये जो किताब की जो इंग्लिश है ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। 14वीं किताब है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई मास्टरी। इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना पोटेंशियल किस तरह से पहचान सकते हैं, और फिर अपने पोटेंशियल को पहचान के क्या करना है, कैसे करना है। 6 प्रिंसिपल्स हैं इस किताब के अंदर, और अगर आपने उन 6 प्रिंसिपल्स का अक्षरशः पालन कर लिया तो आप जिस काम को करने के लिए पैदा हुए हो आप वो काम कर गुजरोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कतई मोटिवेटिंग किताब है। इंग्लिश आसान है पर वोकेबलरी बहुत ही ज्यादा कठिन इस्तेमाल की गई है। सबसे आखिरी में पढ़ना है इसको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन किताबों को पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, और जिस क्रम में बताया गया है उसी क्रम में पढ़ेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।